चैप्टर 7। हम ऐसे गलियारों की एक श्रृंखला से गुजर रहे हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम सामान्य हॉल और विंग्स को पार कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग रूम के आगे निकल रहे हैं जहां मैं आमतौर पर रहती हूँ। और यहाँ आने के बाद पहली बार मैं सच में अपने आसपास पर ध्यान दे रही हूँ। अचानक मेरी इंद्रियां तेज और साफ महसूस हो रही हैं। मेरा पूरा अस्तित्व जैसे एक नई तरह की ऊर्जा से गूंज रहा है। मैं बिजली की तरह महसूस कर रही हूँ। ये पूरा ठिकाना जमीन के अंदर खोदा गया है। ये सिर्फ विशाल गुफाओं जैसे सुरंगों और आपस में जुड़े रास्तों का जाल है, जो सब द री-एस्टैब्लिशमेंट के गुप्त स्टोरेज यूनिट से चुराई गई सप्लाई और बिजली से चल रहा है। ये जगह बेहद कीमती है। कैसल ने हमें एक बार बताया था कि इसे डिज़ाइन करने में उसे कम से कम 10 साल लगे और इसे बनाने में और 10 साल। तब तक उसने इस भूमिगत दुनिया के बाकी सदस्यों को भी इकट्ठा कर लिया था। मुझे समझ आता है कि वो यहाँ की सुरक्षा को लेकर इतना सख्त क्यों है। क्यों वो इसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहता। मुझे नहीं लगता कि मैं भी ऐसा होने दूंगी। केंजी रुक जाता है। हम वहाँ पहुँचते हैं जो एक बंद रास्ता लगता है, जैसे ओमेगा पॉइंट का बिल्कुल आखिरी छोर। केंजी एक की कार्ड निकालता है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो उसके पास है, और उसका हाथ पत्थर में छिपे एक पैनल को ढूंढता है। वो पैनल खोलता है, कुछ करता है जो मुझे दिखाई नहीं देता। की कार्ड स्वाइप करता है, एक स्विच दबाता है। पूरी दीवार जिंदगी में आ जाती है, खड़खड़ाने लगती है। टुकड़े अलग होने लगते हैं, अपनी जगह से खिसकते हुए, जब तक कि एक इतना बड़ा छेद नहीं बन जाता कि हम उसमें से अंदर जा सकें। केंजी मुझे इशारे से अपने पीछे आने को कहता है और मैं जल्दी से उस रास्ते से अंदर घुसती हूँ। पीछे मुड़कर दीवार को फिर से बंद होते हुए देखती हूँ। मेरे पैर दूसरी तरफ जमीन पर पड़ते हैं। ये एक गुफा जैसा है, बहुत बड़ा, चौड़ा, 3 लंबे हिस्सों में बटा हुआ। बीच का हिस्सा सबसे संकरा है और एक रास्ते की तरह काम करता है। बाएं और दाईं तरफ कांच के बने कमरे हैं जिनमें पतले कांच के दरवाजे लगे हैं। हर पारदर्शी दीवार दोनों तरफ के कमरों को अलग करती है। सब कुछ आर पार दिखाई देता है। पूरी जगह एक इलेक्ट्रिक सी ऊर्जा से भरी हुई है। हर क्यूब तेज सफेद रोशनी और झपकती मशीनों से चमक रहा है। तीखी और धीमी गूंजती आवाजें इस विशाल जगह में फैल रही हैं। यहाँ कम से कम 20 कमरे हैं, दोनों तरफ 10-10, और सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ डाइनिंग हॉल में देखे गए कई चेहरों को पहचानती हूँ। उनमें से कुछ मशीनों से बंधे हुए हैं, उनके शरीर में सुइयाँ लगी हुई हैं, मॉनिटर्स बीप कर रहे हैं, किसी ऐसी जानकारी के बारे में जिसे मैं समझ नहीं पा रही। दरवाजे खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। शब्द, फुसफुसाहटें, कदमों की आहट, हाथों के इशारे और अधूरे विचार हवा में तैर रहे हैं। यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है। कैसल ने मुझे 2 हफ्ते पहले, जिस दिन मैं यहाँ आई थी, उसके अगले दिन बताया था कि उसे काफी हद तक पता है कि हम ऐसे क्यों हैं। उसने कहा था कि वे सालों से रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च। मैं लोगों को दौड़ते हुए देखती हूँ, हांफते हुए, ऐसे ट्रेडमिल्स पर जो असामान्य रूप से बहुत तेज हैं। मैं एक औरत को देखती हूँ जो हथियारों से भरे कमरे में बंदूक रीलोड कर रही है, और एक आदमी को देखती हूँ जो कुछ पकड़े हुए है जिससे तेज नीली लौ निकल रही है। मैं एक व्यक्ति को देखती हूँ जो एक ऐसे चेंबर में खड़ा है जो सिर्फ पानी से भरा हुआ है, और वहाँ रस्सियाँ हैं जो ऊंचाई तक ढेर की गई हैं और छत से लटकी हुई हैं, और तरह तरह के तरल पदार्थ, केमिकल्स, उपकरण जिनके नाम मैं नहीं जानती। और मेरा दिमाग चीखना बंद नहीं कर रहा। मेरी सांसें जल रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मशीनें, बहुत ज़्यादा रोशनी, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे कमरों में नोट्स लेते हुए, आपस में बातें करते हुए,
हर कुछ सेकंड में घड़ी की तरफ देखते हुए, और मैं आगे बढ़ रही हूँ, कभी बहुत ध्यान से देखती हुई, कभी ठीक से देख भी नहीं पा रही, और तभी मैं उसे सुनती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना सुनूं, लेकिन ये मोटी कांच की दीवारों के पीछे मुश्किल से दबा हुआ है। और फिर से वही आवाज़, इंसानी दर्द की वो धीमी, भारी, भीतर से निकलती आवाज़। वो सीधा मेरे चेहरे पर टकराती है, मेरे पेट में मुक्का मारती है। एहसास मुझ पर टूट पड़ता है, मेरी त्वचा में फटता है, मेरी गर्दन पर अपने नाखून गड़ा देता है, और मैं इस असंभव चीज़ में घुटने लगती हूँ। एडम। मैं उसे देखती हूँ। वो पहले से यहाँ है, उन कांच के कमरों में से एक में, बिना शर्ट के, एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ। उसके हाथ और पैर जकड़े हुए हैं। पास की मशीन से तार उसके कनपट्टियों, उसके माथे और कॉलर बोन के नीचे लगे हुए हैं। उसकी आंखें कसकर बंद हैं, उसकी मुट्ठियां भीजी हुई हैं, उसका चपड़ा सख्त है, उसका चेहरा इस कोशिश में तना हुआ है कि वो चीखे नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि वे उसके साथ क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे मशीन की ज़रूरत क्यों है, वो बार बार क्यों चमक रही है या बीप कर रही है, और मैं हिल भी नहीं पा रही, सांस भी नहीं ले पा रही। मैं अपनी आवाज़, अपने हाथ, अपना सिर और अपने पैर याद करने की कोशिश कर रही हूँ, और तभी वो झटका खाता है। वो बंधनों के खिलाफ तड़पता है, दर्द के खिलाफ जोर लगाता है, जब तक कि उसकी मुट्ठियां स्ट्रेचर की गद्दी पर पड़ने नहीं लगती, और मैं उसे दर्द में चिल्लाते हुए सुनती हूँ। और एक पल के लिए दुनिया रुक जाती है, सब कुछ धीमा हो जाता है, आवाजें घुट जाती हैं, रंग धुंधले पड़ जाते हैं, और जमीन जैसे एक तरफ झुक जाती है। और मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है मैं सच में मरने वाली हूँ। या तो मैं यहीं गिर कर मर जाऊंगी, या फिर मैं उस इंसान को मार दूंगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। इन दोनों में से एक होगा। तभी मैं कैसल को देखती हूँ। कैसल एडम के कमरे के कोने में खड़ा हुआ चुपचाप देख रहा है, जबकि ये 18 साल का लड़का दर्द में तड़प रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, बस देख रहा है। अपनी छोटी सी किताब में नोट्स लिख रहा है, अपने होंठ भींच रहा है, सिर को हल्का सा एक तरफ झुका रहा है, बीच बीच में उस बीप करती मशीन के मॉनिटर की तरफ देख लेता है। और वो ख्याल मेरे दिमाग में बहुत ही आसानी से आता है, इतना शांत, इतना आसान, इतना बहुत आसान। मैं उसे मार दूंगी। जूलियट नहीं, केंजी मुझे कमर से पकड़ लेता है। उसकी बाहें लोहे की तरह मुझे जकड़ लेती हैं, और मुझे लगता है मैं चिल्ला रही हूँ। मुझे लगता है मैं ऐसी बातें कह रही हूँ जो मैंने खुद को कभी कहते नहीं सुना। और केंजी मुझे शांत होने को कह रहा है। वो कह रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहता था, तुम समझ नहीं रही, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। और मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे केंजी को भी मार देना चाहिए, बस इसलिए कि वो बेवकूफ़ है। मुझे छोड़ो, लात मारना बंद करो, मैं उसे मार डालूंगी। हाँ, तुम्हें ये बातें जोर से बोलना बंद कर देना चाहिए, ठीक है? तुम अपने लिए हालात आसान नहीं बना रही हो। मुझे छोड़ो केंजी, मैं कसम खाती हूँ। मिस फेरर्स, कैसल रास्ते के आखिर में खड़ा है, एडम के कांच वाले कमरे से कुछ कदम दूर। दरवाजा खुला हुआ है। एडम अब तड़प नहीं रहा, लेकिन वो होश में भी नहीं लगता। सफेद जलता हुआ गुस्सा। अभी मैं बस यही जानती हूँ, दुनिया यहाँ से बिल्कुल काली सफेद लग रही है, इतनी आसान कि उसे तोड़कर अपने काबू में किया जा सके। ये गुस्सा वैसा है जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, इतना कच्चा, इतना ताकतवर कि ये अजीब तरह से शांत
शांत करने वाला है, जैसे कोई एहसास आखिरकार अपनी जगह पर आ गया हो, जो अब मेरे अंदर आराम से बस गया है। मैं जैसे पिघले हुए धातु का सांचा बन गई हूँ। तेज जलती हुई गर्मी मेरे पूरे शरीर में फैल रही है और उसका बाकी हिस्सा मेरे हाथों पर चढ़ रहा है। मेरी मुट्ठियों को ऐसी ताकत दे रहा है जो सांस रोक देने वाली है। इतनी तीव्र ऊर्जा कि मुझे लगता है ये मुझे निकल जाएगी। इस एहसास से मेरा सिर हल्का हो रहा है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। केंजी की बाहें मुझसे हट जाती हैं। मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि वो पीछे हट रहा है, डरा हुआ, उलझा हुआ, शायद परेशान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम यहां थे, मैं कैसल से कहती हूँ, और अपनी ही आवाज की शांत बहते हुए लहजे पर हैरान हूं। यही कर रहे थे तुम। कैसल एक कदम आगे बढ़ता है और तुरंत पछताता हुआ लगता है। वो चौंक जाता है, जैसे मेरे चेहरे पर कुछ देखकर हैरान हो गया हो। वो कुछ कहने की कोशिश करता है और मैं उसे बीच में ही रोक देती हूँ। तुमने उसके साथ क्या किया है? मैं मांग करती हूँ। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? मिस फेरोज प्लीज, वो तुम्हारा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं फट पड़ती हूँ और मेरी आवाज की शांति खत्म हो जाती है, स्थिरता टूट जाती है और मैं फिर से इतनी अस्थिर हो जाती हूँ कि अपने हाथों को कांपने से मुश्किल से रोक पा रही हूँ। तुम सोचते हो कि तुम उसे अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? मिस फेरोज प्लीज, आपको शांत होना होगा। मुझे शांत होने के लिए मत कहो। मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने उसके साथ यहाँ क्या किया होगा। उस पर टेस्ट करना, उसे किसी नमूने की तरह ट्रीट करना। वे उसे यातना दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कमरे को देखकर तुम्हारी इतनी तीखी प्रतिक्रिया होगी, कैसल कहता है। वो सामान्य, समझदारी भरा, यहाँ तक कि आकर्षक बनने की कोशिश कर रहा है। इससे मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि मैं अभी कैसी दिख रही हूँ। क्या वो मुझसे डर रहा है? मुझे लगा था कि तुम ओमेगा पॉइंट में होने वाली हमारी रिसर्च की अहमियत समझती हो, वो कहता है। इसके बिना हम अपनी उत्पत्ति को कैसे समझ पाएंगे? तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो, तुम उसे मार रहे हो। तुमने उसके साथ क्या किया? ऐसा कुछ नहीं जो उसने खुद इसका हिस्सा बनने के लिए नहीं कहा हो। कैसल की आवाज सख्त हो जाती है और उसके होंठ भी कसे हुए हैं। मैं देख सकती हूँ कि उसका धैर्य अब खत्म होने लगा है। मिस फेरोज, अगर तुम ये इशारा कर रही हो कि मैंने उसे अपने निजी प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया है, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस स्थिति को थोड़ा ध्यान से देखो। वो आखिरी शब्दों पर थोड़ा ज्यादा जोर देता है, थोड़ी ज्यादा तीखी भावना के साथ, और मुझे एहसास होता है कि मैंने उसे पहले कभी गुस्से में नहीं देखा। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, कैसल आगे कहता है। मुझे पता है कि तुम खुद को एक समूह का हिस्सा मानने की आदी नहीं हो, और मैंने ये समझने की कोशिश की है कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें चारों तरफ देखना होगा। वो कांच की दीवारों और उनके पीछे मौजूद लोगों की ओर इशारा करता है। हम सब एक जैसे हैं, हम एक ही टीम के लिए काम कर रहे हैं। मैंने एडम को किसी भी ऐसी चीज़ से नहीं गुजारा है जिससे मैं खुद नहीं गुजरा हूँ। हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि उसकी अलौकिक शक्तियाँ कहाँ तक जाती हैं। हम ये निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि वो क्या कर सकता है अगर हम उसे पहले टेस्ट ही ना करें। उसकी आवाज़ 1-2 स्तर नीचे गिर जाती है, और हमारे पास ये इंतज़ार करने की सुविधा नहीं है कि वो कई सालों में खुद से कुछ ऐसा खोजे जो अभी हमारे काम आ सके। और ये अजीब है क्योंकि ये गुस्सा अब एक असली चीज बन गया है। मैं महसूस करती हूँ कि ये मेरी उंगलियों के चारों तरफ लिपट रहा है, जैसे मैं इसे उसके चेहरे पर फेंक सकती हूँ। ये मेरी रीढ़ के चारों तरफ कस रहा है, मेरे पेट में जड़ें जमा रहा है
और मेरी टांगों में नीचे, मेरी बाहों में ऊपर, मेरी गर्दन से होकर फैल रहा है। ये मुझे घोंट रहा है, मुझे घोंट रहा है क्योंकि इसे बाहर निकलना है, इसे राहत चाहिए अभी। मैं उससे कहती हूँ और मेरे लिए शब्द बोलना भी मुश्किल हो रहा है। तुम खुद को तो रीएस्टैब्लिशमेंट से बेहतर समझते हो, जबकि तुम भी बस हमें इस्तेमाल कर रहे हो, हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने मकसद के लिए। मिस फेरोज, कैसल गरजता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, बहुत ज्यादा चमक रही हैं, और मुझे एहसास होता है कि इस पूरे अंडरग्राउंड टनल में हर कोई अब हमें देख रहा है। उसके हाथ उसके किनारों पर मुट्ठी में बंधे हुए हैं, उसका जबड़ा सख्त है, और मुझे अपनी पीठ पर केंजी का हाथ महसूस होता है। इससे पहले कि मुझे एहसास हो कि मेरे पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। कांच की दीवारें हिलने लगी हैं और कैसल सबके बीच में खड़ा है, अडिग, गुस्से और आहत अहंकार से भरा हुआ। और मुझे याद आता है कि उसके पास बेहद उन्नत स्तर की साइकोकाइनेसिस है। मुझे याद आता है कि वो अपने दिमाग से चीजों को हिला सकता है। वो अपना दायां हाथ उठाता है, हथेली बाहर की ओर फैलाई हुई, और कुछ ही फीट दूर कांच का पैनल कांपने लगता है, हिलने लगता है, और मुझे एहसास होता है कि मैं सांस भी नहीं ले रही हूं। तुम मुझे नाराज नहीं करना चाहोगी। कैसल की आवाज उसकी आंखों के मुकाबले बहुत ज्यादा शांत है। अगर तुम्हें मेरे तरीकों से कोई समस्या है तो मैं तुम्हें तर्कसंगत तरीके से अपनी बात रखने का निमंत्रण देता हूं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। हमारी दुनिया के भविष्य को लेकर मेरी चिंताएं तुम्हारी समझ से परे हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी अज्ञानता के लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। वो अपना हाथ नीचे कर देता है और कांच समय रहते वापस अपनी जगह आ जाता है। मेरी अज्ञानता? मैं फिर से तेज सांस ले रही हूँ। तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि मैं समझ नहीं पा रही कि तुम किसी के साथ, इसके साथ ऐसा क्यों करोगे? मैं कमरे की ओर हाथ घुमाती हूँ। तो इसका मतलब मैं अज्ञानी हूँ? अरे जूलियट, सब ठीक है, केंजी बोलने लगता है। इसे यहाँ से ले जाओ, कैसल कहता है। इसे इसके ट्रेनिंग क्वार्टर्स में वापस ले जाओ। वो केंजी को नाखुश नजर से देखता है। और तुम और मैं, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। तुम क्या सोच रहे थे इसे यहाँ लाते हुए? ये अभी इसके लिए तैयार नहीं है, ये अभी खुद को संभाल भी नहीं पा रही। वो सही है, मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही, बस मशीनों की बीप बीप चीखती आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही, बस एडम का ढीला पड़ा शरीर जो एक पतले गद्दे पर पड़ा है। मैं ये सोचना बंद नहीं कर पा रही कि वो क्या झेल रहा होगा, उसे क्या सहना पड़ा होगा, सिर्फ ये समझने के लिए कि वो क्या हो सकता है। और मुझे एहसास होता है कि ये सब मेरी गलती है। मेरी गलती है कि वो यहाँ है, मेरी गलती है कि वो खतरे में है, मेरी गलती है कि वार्नर उसे मारना चाहता है और कैसल उस पर टेस्ट करना चाहता है। और अगर मैं नहीं होती तो वो अभी भी जेम्स के साथ एक ऐसे घर में रह रहा होता जो नष्ट नहीं हुआ होता। वो सुरक्षित, आरामदायक और मेरी लाई हुई इस अराजकता से दूर होता। मैं उसे यहाँ लाई हूँ। अगर उसने मुझे कभी छुआ ही ना होता तो ये सब कभी नहीं होता। वो स्वस्थ और मजबूत होता और उसे ये सब सहना नहीं पड़ता, छुपना नहीं पड़ता, 50 फीट जमीन के नीचे फंसा नहीं होता। वो अपने दिन एक स्ट्रेचर से बंद कर नहीं बिता रहा होता। मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं टूट जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझे सूखी टहनियों से भर दिया गया हो और बस थोड़ा सा झुकते ही मेरा पूरा शरीर टूट जाएगा। मेरे अंदर भरा हुआ सारा अपराध बोध, गुस्सा, हताशा, दबा हुआ आक्रोश, सबको अब बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और अब इसे रोका नहीं जा सकता। ऊर्जा मेरे अंदर ऐसी ताकत से दौड़ रही है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की, और
मैं सोच भी नहीं रही, लेकिन मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ छूना है। मैं अपनी उंगलियां मोड़ रही हूँ, घुटने झुका रही हूँ, अपना हाथ पीछे खींच रही हूँ और मुक्का मार रही हूँ अपनी मुट्ठी सीधे के आर पार। जमीन मेरी उंगलियों के नीचे धरती फट जाती है और उसकी कंपन मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती है, मेरी हड्डियों से टकराती हुई, जब तक कि मेरा सिर चकराने नहीं लगता और मेरा दिल पेंडुलम की तरह मेरी पसलियों से टकराने लगता है। मेरी नज़र धुंधली हो जाती है। बार बार साफ करने के लिए मुझे पलकें झपकानी पड़ती हैं और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन में दरार पड़ रही है, एक पतली रेखा जो जमीन को चीर रही है। मेरे आसपास सब कुछ अचानक असंतुलित हो जाता है। पत्थर हमारे वजन के नीचे करा रहा है, कांच की दीवारें हिल रही हैं, मशीनें अपनी जगह से खिसक रही हैं, पानी अपने कंटेनर में उछल रहा है और लोग डर और खौफ में जमे हुए हैं और उनके चेहरों पर दिखता डर मुझे अंदर से तोड़ देता है। मैं पीछे गिर जाती हूँ, अपनी दाईं मुट्ठी को सीने से लगाकर, और खुद को याद दिलाने की कोशिश करती हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, मुझे राक्षस नहीं बनना है। मैं लोगों को चोट नहीं पहुँचाना चाहती, मैं लोगों को चोट नहीं पहुँचाना चाहती, मैं लोगों को चोट नहीं पहुँचाना चाहती। और ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये सब झूठ है, क्योंकि ये मैं थी मदद करने की कोशिश करते हुए। मैं चारों तरफ देखती हूँ, जमीन की तरफ, जो मैंने किया है उसकी तरफ, और पहली बार मुझे समझ आता है कि मेरे पास सब कुछ नष्ट करने की ताकत है। चैप्टर 8। कैसल सुन्न खड़ा है, उसका जबड़ा ढीला पड़ गया है, उसके हाथ उसके किनारों पर लटके हुए हैं, उसकी आंखें चिंता, हैरानी और हल्के से डर से भरी हुई हैं, और वो अपने होंठ हिला रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही। मुझे लगता है शायद अब किसी पहाड़ से कूद जाना ही सही रहेगा। केंजी मेरा हाथ छूता है और मैं उसकी तरफ मुड़ती हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं जड़ हो चुकी हूँ। मैं हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ कि वो, एडम और कैसल ये समझ जाएं कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना एक गलती है, कि इसका अंजाम बुरा होगा, कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, कि मैं बस एक औजार हूँ, एक हथियार, एक छिपी हुई कातिल। लेकिन वो मेरी दाईं मुट्ठी को अपने हाथ में बहुत ही धीरे से पकड़ता है, ध्यान रखता है कि मेरी त्वचा को न छुए, और धीरे धीरे मेरा फटा हुआ लेदर ग्लव उतारता है, और मेरे नखों को देखकर उसकी सांस अटक जाती है। त्वचा फटी हुई है, हर जगह खून है, और मैं अपनी उंगलियां हिला भी नहीं पा रही। मुझे एहसास होता है मैं भयानक दर्द में हूँ। मैं पलक झपकाती हूँ और सितारे से फटते हुए दिखाई देते हैं, और एक नया दर्द मेरे पूरे शरीर में इतनी तेजी से फैलता है कि मैं बोल भी नहीं पा रही। मैं हाँफती हूँ और दुनिया गायब हो जाती।